हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जो लोग जानना चाहते हैं कि भीम आर्मी इतने कम समय में दुनिया के पटल पे कैसे कामयाब हुई, उनका नाम टाइम्स मैगजीन में उनके वर्कर का क्यों आता, उनके कार्यकर्ता का, उनको मेरा ये जवाब कि भीम आर्मी के लोग दिमाग का तो काम लेते हैं, लेकिन अपना दिल निकाल के समाज के लिए तैयार है, अपना दिल तक निकाल करने के लिए। और उसी ताकत की वजह से आज एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा दिल्ली में खड़े होकर अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। अगर ये त्याग इस आंदोलन में ना हो तो बहुत सारी दुकानें और संगठन बहुत सारे लोगों ने चला रखे हैं देश में, आज तक उनको जिले में पहचान नहीं मिल पाई। इधर आपके अंदर सच्ची तमन्ना, मैं गारंटी से कह रहा हूं पहले अधिवेशन में कि दूसरे अधिवेशन से होने के पहले, क्योंकि हमारा दूसरा अधिवेशन 3 साल बाद होगा, दूसरे अधिवेशन के होने से पहले आप इस देश में एक नामचीन पार्टी होंगे और आपके झंडे डंडे आपकी पार्टी की पहचान है। जरूरत है जितना दम आप इस नारों के साथ लगाते हैं उतने दम से आप जमीन पे जाके काम भी करो। दुश्मन का मुकाबला हमें अपने छोटे छोटे साधनों से करना पड़ेगा। उनकी मनी माफिया मीडिया का मुकाबला उनके अखबार का, उनके टेलीविजन का, उनके विज्ञापन का, सत्ता में बैठ के जो प्रलोभन को देंगे, झूठे वादे करेंगे, उनका मुकाबला हमें अपने माउथ मीडिया से करना पड़ेगा। या फिर बहुजन मीडिया के साथियों का धन्यवाद कि वो हमारी आवाज को उठाते रहते हैं। आपको अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, आपको इस चैलेंज को स्वीकार करना पड़ेगा और आपको जमीन पे जाके काम करना पड़ेगा, आपको भाईचारा बनाना पड़ेगा, आपको लोगों को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, आपको अपने संगठन को बहुजन बनाना पड़ेगा। जैसे जब मैं यहाँ आया, हम एक ही समाज के, दलित समाज के लोग सबसे आगे बैठे हुए थे। मैं इस बात को बहुजन नहीं मानता, तभी मैंने माननीय अध्यक्ष से कहा कि भाई ये सही नहीं है, हम बहुजन की बात करते हैं। हमारे संगठन, हमारी पार्टी में हमने आइडियोलॉजी को पूर्ण आत्मसात किया, अपने संविधान में भी आत्मसात किया है, तो हमारा मंच भी बहुजन समाज का मंच होना चाहिए। अगर हमारी कथनी और करनी में फर्क होगा तो हम ज्यादा दिन इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि ये आंदोलन ही पूर्णतः सत्यता पर आधारित है, सच्चाई का आंदोलन, ईमानदारी का आंदोलन। इसलिए तत्काल मैंने इनसे कहा कि चलो, हमारे सभी साथी इतने तैयार नहीं है, उनको जानकारी भी नहीं थी, तो हमें अगर क्या तो हम सब लोग नीचे बैठेंगे या फिर जितने सीनियर साथी हैं हम प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ बिठाने। और ये भावना जब मेरे अंदर है तो आपके अंदर भी होनी चाहिए, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बताइए। होनी चाहिए। जब ये भावना आपके अंदर होगी और आप जमीन पे इस तरह की विचार के साथ काम करोगे और मोहरे बनने की बजाय, जो दुश्मन मोहरे बनाना चाहता है हमारे बहुजन समाज के लोगों को आपस में टकराव करा के, जो हमारी एकता को तोड़ना चाहता, उनके मोहरे ना बन के, दुश्मन की मदद ना करके, अपनी छोटी छोटी बातों को वहीं निपटा के और भाईचारा पैदा करना पड़ेगा, विश्वास मजबूत करना पड़ेगा कि हमारे जो रिश्ते हैं वो सच्चे रिश्ते हैं और हम लोग दिल से इस आंदोलन को कामयाब करना चाहते हैं। जब आप गांव देहात में जाके हमारी उन अति पिछड़े समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करोगे, पहली बात तो मैं दलित समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, स्पेशली मुझे गर्व है कि आप इस आंदोलन को आपने अब तक अपने खून से सींचा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको और थोड़ा सा और तैयारी करनी पड़ेगी, अपने आप को पीछे रख के अपने भाईचारे के भाइयों को आगे करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन बड़ा चालाक है। दुश्मन हमारे लोगों को वो विधायक भी बना रहा है, एमपी भी बना रहा है और उनके हाथ में पावर नहीं दे रहा है, उनको व्यक्तिगत तनख्वाह देने लायक बना के उनसे उनके समाज का चेहरा बना के उनकी वोट को लूटने का काम कर रहा है। इसलिए आपको और हमको दुश्मन के आंदोलन को भी समझना पड़ेगा कि उसने क्या तैयारी की। इसलिए गांव देहात में जाके बाल प्रजापति करते अपने साथ मोरिये करते गुस्सा सर, जो तमाम पिछड़ी जाती है उनके बीच में जाके उनको समझाना पड़ेगा कि आज के हालात क्या है। वो बार बार हमारी ताकत को, हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाएगा, हमें धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी, तमाम तरह की बातों से लोगों को गुमराह करने का काम करेगा। हम चाहते क्या है देश में, इस बात को पहुंचाने के लिए आपको उनके बीच में जाना पड़ेगा और आपको उनको बताना
कि आप ये सोचो कि मैं अभी मध्य प्रदेश गया था, आजादी के 75 साल के बावजूद भी भाई किशन राम दानी यादव के घर अगर कच्चा मकान है, उसके समाज में आप लोग में कच्चा मकान है, तो आज भी इस देश में तमाम सरकारें रही, उन्होंने हमें इंसान भी नहीं समझा और उन्होंने ये भी नहीं समझा कि ये पक्के मकान में रहने लायक। इसलिए हमें जमीनी तौर पे अपने आंदोलन को तैयार करना पड़ेगा और आपस में न लड़के भाईचारा बना के बहुजन समाज के लोगों में एक दूसरे के सुख दुख की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और यह समझना पड़ेगा हर घटना के पीछे दुश्मन की कोई ना कोई साजिश हो सकती है, तो जल्दबाजी ना करके घटना की तह पे जाना पड़ेगा। अगर बिना घटना की तह पे जाएंगे तो प्रथम दृष्टया बहुत बड़ा झगड़ा रहेगा और जाके जमीन पे देखेंगे तो पता लग जाएगा कि दुश्मन ने साजिश करके हमारे लोगों को भिड़ाने का काम किया है। और हम बुद्धिजीवी तभी है जब हम दुश्मन की साजिश को समझ के खबरदार होकर अपने लोगों को तैयार करें। हमें यह भी तय करना होगा कि कहीं हम इस मैदान में सिर्फ हारने के लिए तो नहीं आए। मैंने तो ये तय किया है व्यक्तिगत रूप से, आपका आदरणीय होने के नाते, नेतृत्वकर्ता होने के नाते, कि मैं तो अपने मन में रोज ये तय करता हूं कि हमें ताकतवर बनना है, ताकतवर बनना। क्या आप अपने मन में इस सवाल को कभी उठाते हैं कि हमें ताकतवर बनना है? कितने लोग उठाते जरा हाथ उठा के बताना। एक बाबा को छोड़ के इसको सब लोग मानते हैं, बाकी सब लोग ये सवाल करते हैं कि हमें ताकतवर बनना है, क्योंकि बिना ताकतवर बने हम लोग इस देश में अपने स्वाभिमान, सम्मान और उससे भी बड़ा हम अपने वजूद को भी नहीं बचा पाए। आज क्या हालात है मुल्क में, मैं उस पर चर्चा करूंगा आपसे। हम उत्तर प्रदेश के लोगों से भी मैं स्पेशली कह रहा हूं, राजस्थान के लोगों से कह रहा हूं, मध्य प्रदेश के लोगों से कह रहा हूं, क्योंकि वहां हमारा नैतिक आंदोलन जमीन पर बड़ा ताकतवर हो रहा है। हम विपक्ष हैं, विपक्ष का काम है कि सरकार ने जो वादे करके वो सरकार में आई थी, उन वादों को विपक्ष होते हुए हमें उनसे पूरा करवाना है। इसलिए हम महीने पे कोई ना कोई आंदोलन जो है जिला स्तर पे करते रहते हैं। इसलिए हमें अपने आंदोलनों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, मुद्दों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। सरकार को देखना पड़ेगा कि सरकार ने क्या क्या वादे किए थे, क्या क्या उन्होंने पूरे किए हैं, और इस झूठ को भी, जो झूठ फैलाकर उन्होंने हमारे लोगों की वोट में काम किया है, उस झूठ को भी समाज के बीच जाकर बेनकाब करना पड़ेगा। हमें समाज के बीच जाके छोटी छोटी मीटिंग करके जो बड़े बड़े नेता हैं हमारे, उनको भी मैदान में उतर के लोगों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये आंदोलन समझाए से तैयार हो सकता है। देखो, दुश्मन पैसे भी देता है, दुश्मन साधन भी देता है, दुश्मन सब कुछ करता है। क्या यहाँ आया कोई व्यक्ति को किसने पैसा दिया गया? बिल्कुल नहीं। हाँ, हम पैसा भी अपना खर्च करते हैं, समय भी अपना खर्च करते हैं, ऊर्जा भी अपनी लगाते हैं, तन मन धन को भी अपने विचार करने को तैयार है महापुरुषों के आंदोलन के लिए। तो हम यहाँ हारने के लिए नहीं है, हमें इस आंदोलन को कामयाब करना है। इस बात का भी ध्यान हम लोग को रखना है। मैंने उत्तर प्रदेश में एक प्रेस वार्ता करके 5 मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित किया। फिर मैंने एक सवाल जाके पूछा उत्तर प्रदेश के लोगों से कि भाई वो 5 मुद्दे आपको पता है? तो मैंने ये नोटिस किया कि हमारे सभी नेताओं को 5 मुद्दे नहीं पता था। ये सिर्फ मुद्दे नहीं है, ये हमारा चुनावी एजेंडा है। इसी चुनावी एजेंडे के साथ अगले चुनाव में हम लोग जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश के साथियों को कि उन्होंने मजबूत संगठन जमीन पर तैयार किया है, और अभी जैसे जैसे समय नजदीक आएगा भविष्य के चुनाव का, तब तक हमारा संगठन और मजबूत हो जाएगा। वो 5 मुद्दे भी आपको, आप सब लोगों को, पूरे देश में रहने वालों से जुड़े हुए मुद्दे, उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारी समस्या राष्ट्रव्यापी है। हमें आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाना है, तो हर चीज के मेरे द्वारा कही गई हर चीज पे आपकी नजर होनी चाहिए। और अगर आप ये सोचते हैं कि भाई को नहीं देख रहे, मैं इसके खिलाफ काम करूं, तो ये अच्छी बात नहीं है।
भाई मैं अपनी बात को आप तक पहुंचाऊं, इसके लिए मेरे पास एक ही जरिया, क्या तो मैं बहुजन मीडिया के लोग मेरी बात को आपको सुना देते हैं या फिर मंच से मैं अपनी बात को बोल देता हूं। टीवी वाले, अखबार वाले तो वही दिखाएंगे जो उनको दिखाना है, वो हमारी सारी बात को तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि हम उनको जो उनको जरूरत है वो नहीं देते। इसलिए आपको ही समाज के बीच में जाके मेरे द्वारा, पार्टी के द्वारा, संगठन के द्वारा, हमारे लीडरशिप के द्वारा जो काम किया जा रहा है, जो करने की इच्छा उसको बताना पड़ेगा, तभी समाज के अंदर जागरूकता पैदा हो। जैसे हमने मांग की और उसका निष्कर्ष भी आ गया, देखिए आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। हमने वहां ये मांग की थी जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भारत में मंडल कमीशन के बाद 49.5% पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण की यही सीमा हो सकती है, इससे ऊपर नहीं हो सकती। लेकिन फिर 2019 के चुनाव से पहले, लोकसभा के चुनाव से पहले सरकार ने तत्काल ईडब्ल्यूएस पास करा दिया, और ईडब्ल्यूएस भारतीय संविधान की हत्या थी, क्योंकि भारतीय संविधान में आरक्षण प्रतिशत का जो पैमाना तय किया है वो आर्थिक आधार से कभी नहीं हो सकता। हमारे नेताओं ने अपने वोट बैंक के चक्कर में अपने ईमान को गिरवी रख के उसका समर्थन किया। उसका परिणाम ये हुआ, जबकि वो संवैधानिक था, लेकिन जब वो बात सुप्रीम कोर्ट में गई, हमारे लोगों को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा, लेकिन जिस तरह से भारत की न्याय व्यवस्था आज है और उसमें कोलोजन सिस्टम है, उसकी वजह से पिछड़े दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोगों का वहां प्रतिशत नहीं है, चंद परिवारों का कब्जा है, उसके कारण वो ईडब्ल्यूएस उन्होंने संवैधानिक उसको जो है कर दिया, और भारत में आरक्षण की सीमा 49.5% से बढ़ के 59.5% हो गई। आप जो नए विज्ञापन आते हैं आप देखना, 2 साल में ईडब्ल्यूएस का कोटा अगर 100 भर्ती आ रही तो 70 का आ रहा है, और जो इतने लंबे समय का बैकलॉग है उसमें दलित पिछड़ों के बच्चों का कोटा वो 2-2 सीटों का आ रहा है। इसलिए हमने मांग की कि अब तो आपने आरक्षण की सीमा खत्म कर दी है, जो बैरियर आपने लगाया था 49.5% का, अब जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी, अब आपको देश में सबके लिए संख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। और जब हम सरकार से बात करते हैं तो सरकार कहती है कि साहब हम पे तो साधन नहीं, तो हमने कहा कि ठीक है, आपने पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण दिया। आप गौर से सुनना मेरी बात को, जाके समाज में बताना कि आपने पैमाना बना के 52% ओबीसी को 27% आरक्षण दिया, उनका आधे से ज्यादा हिस्सा आप आगे चले गए, तो अब आप और ये कहते हैं कि आप पे साधन नहीं, तो कम से कम जो अति पिछड़ी जाती है उनको उत्तर प्रदेश में 15%, 27% के अलग 15% आरक्षण की व्यवस्था आपको अति पिछड़ी जातियों के लिए करनी चाहिए, जिससे जब 100 वैकेंसी आए तो 15 पद अति पिछड़ी जातियों के बच्चों को मिले। जब सिविल सर्विस की 100 वैकेंसी आए तो 15 बच्चे बाल प्रजापति, कस्टम, निषाद, बोले, साथी पुष्पा भी जाए, उनका भी प्रतिनिधित्व हो, वो भी बैठ के कुर्सियों पर अपने समाज के लिए कुछ करें। उसी क्रम में हमने कहा कि उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट की 66 जातियां हैं, 6 जातियों के लोग तो मेहनत करके किसी तरह से आगे बढ़ पाए, उनकी संख्या भी अगर आप सही तरह से काउंट करोगे तो 25% से पार होगी, लेकिन आप उनको 15.5% आरक्षण देते हो, तो जो अति दलित जातियां हैं, जिनका अभी तक जो शिक्षा में जिनका जो आगे नहीं बढ़ पाए, जिनका कलश नहीं बना, उनको अवसर मिले, इसलिए 5% अतिरिक्त आरक्षण जो मिल रहा है उससे ज्यादा 5% आप देने का काम करो, अगर वास्तविकता में इन वर्गों की आप देती। जबकि मैं जानता हूं कि जो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो इतनी नालायक सरकार है कि उसने तो अपने पूंजीपति मित्रों को खुश करने के लिए पूरे आर्थिक व्यवस्था का तमाशा बना दिया। इसका परिणाम उन्होंने भर्ती में देखा। कल भी उसमें एक आदेश आया कि पूरी वो 68 नियुक्ति अलग से दी गई थी, हमारे आंदोलन को निरस्त कर दी जाए। हमने देखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 पद हमारे खा गए, चोरी और ऊपर से सीना चोरी, और फिर इसके बचाव में न्यायालय खड़े हो जाते हैं, ये अच्छा नहीं है। इसलिए
ये जब धर्म की बात करके हमारे लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे तो हमारे अपने लोगों को हमें जाकर बताना है कि आप उनसे ये भी सवाल पूछो कि आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा, आपकी जेब में पैसा कहां से आएगा, आपको जमीन कहां से मिलेगी, आपको आगे बढ़ने के अवसर कहां से मिलेंगे। अभी मुख्यमंत्री ने एक काम और किया, मैं उस पर भी आऊंगा। ये षड्यंत्र में कुछ बेनकाब करूंगा अपने लोगों के सामने। यहाँ हमारी एक और 5 मांगों में जो हमने रखी थी उसमें यह भी मांग थी कि SC ST OBC के लोगों को ठेकेदारी में जो सरकारी ठेके आते हैं उन ठेकेदारी में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि नौकरी आपने आजाद भारत में किसी को ज्यादा लोगों ने दी। जो जमीनें दी गई थी पूर्व की सरकार द्वारा वो जमीनें भी सरकार छीन रही है, और उसका मैंने इतने दिन पहले आपको जागरूक किया था। कल सरकार ने कहा कि SC ST की जमीन जो है उत्तर प्रदेश में कोई भी ले सकता है, DM से परमिशन की जरूरत नहीं है। ये जमींदारों को, सामंतियों को, पूंजीपतियों को हमारी जमीन छीनने की अथॉरिटी दे रहे हैं। तो मैंने मुख्यमंत्री से अभी ट्वीट करके कहा, ये मेरा संदेश है उनको कि ये गलतफहमी में मत रखना कि इनको कोई संभालने वाला नहीं, इनका कोई रक्षक नहीं है। अगर ये गलतफहमी मुख्यमंत्री को निकाल देना दिमाग में, अगर ये गलतफहमी हो गई हो कि इनका कोई रक्षक नहीं, इनके पीछे खड़े होने वाला कोई नहीं, तो जब तक हम बाबा साहब अम्बेडकर के बेटे जिंदा है तुमसे आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, याद रखना देगा। साहब ने कहा जो जमीन सरकारी और जमीन हमारी है, क्योंकि जब देश आजाद हुआ व्यवस्था के कारण जिन लोगों के पास कोई साधन नहीं थे उनको आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिया। अगर ना होते बाबा साहब अम्बेडकर तो आज हमारे तरफ में ये कपड़े भी नहीं होते। इसलिए मैं सरकार को इस मंच के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी जहां सरकार है कि अपने षड्यंत्र करने बंद कर दो, वरना अंजाम दुरुस्ता बहुत बुरा होगा। इस बात को याद रखना। ये जमीन छीनना चाहते हैं और हम जमीन दिलाना चाहते हैं। ये बात भी आपको बतानी पड़ेगी कि जमीन दिलाने की ताकत सरकार होती है, इसलिए हम कहते हैं कि अपने लोगों को चलो ताकत रोजगार देने की ताकत सरकार होती है। इसलिए मैं आप लोगों से, मध्य प्रदेश राजस्थान के लोगों से कह रहा हूं कि अपने लोगों को इनके भरोसे मत छोड़ो, उनको हाथ फैलाने मत दो। रोजी रोटी के लिए मोहताज हो गए हमारे लोग, वहां इनके भरोसे मत रहो। अपने लोगों को ताकत बनाने के लिए, उनको समझाने के लिए उनके बीच में जाओ। और भी कई मांगे हमने वहां रखी थी उस समय, लेकिन क्योंकि हमें आगे बढ़ना है और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें करनी है आपसे। एक षड्यंत्र जो किया है ये बेनकाब होना बहुत जरूरी है। किसी की हैसियत नहीं पूरे देश में कि वो इस षड्यंत्र का सामना कर ले, लेकिन इस षड्यंत्र को बेनकाब करना नेतृत्व करता है काल में जिम्मेदारी। कल एक शासना देता है हमारे नेता पुलिस में उत्तर प्रदेश के, और ये सब जगह होगा, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, आप देख लेना। उन्होंने कहा कि 22 तारीख से 30 तारीख तक रामनवमी का त्योहार है और तमाम तरह की जो धार्मिक आयोजन है वो होगा, और उसमें 1 लाख रुपया हम लोग पंडित पुजारियों को ये काम करने का देंगे। पहली बात, संविधान ये स्पष्ट करता है कि कोई भी धार्मिक कार्य किसी भी जाति धर्म का हो वो सरकारी खर्चे में नहीं हो सकता। हाथ में तो दिमाग खोलो। वो ये कह रहे हैं, देखो उनका षड्यंत्र। उन्होंने कहा कि DM SSP जाके व्यवस्था करेंगे, SDM जाके व्यवस्था करेंगे। उनका लक्ष्य क्या है, इस बात को समझो भाई। धर्म आपका व्यक्तिगत मामला है, कोई आपको अपने धर्म को मानने से नहीं रोक सकता, और चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हो, मुस्लिम धर्म के लोग हो, ईसाई धर्म के लोग हो, सिख धर्म के लोग हो, कोई भी धर्म देना सिखाता, लेना नहीं सिखाता, लूटना नहीं सिखाता, जो सिखाते। और धर्म को मानने वाले लोग अपनी आस्था ये होती है कि वो अपना खर्च करके अपने धर्म को सीखते हैं। ये है असली धर्म। इन्होंने व्यवस्था की है कि बैनर लगेंगे जनप्रतिनिधियों के, वो सरकारी खर्चे में लगेगा, मंदिरों में लगेगा, और मंदिरों में जो MP MLA है, क्योंकि उनकी सरकार है वहां, तो इनके नेता वहां मुख्य अतिथि हो गए। आप तो ये मंदिर को राजनीतिक घर बनाना चाहते हैं कि मंदिरों में इनके नेता जाए, सरकारी खर्चे में जाके भाषण दे और भाषण देके कहें कि देखो हमारी पार्टी ने किया है, इसलिए आप हमारे साथ जुड़ जाओ। ये हमारे दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को बेवकूफ बनाने की तैयारी है, उनकी वोट को लूटने की तैयारी है। ये कोई धार्मिक नहीं है। अगर धार्मिक होते हैं तो मंदिर छोड़ते गोरखपुर का ये लखनऊ की सत्ता में नहीं बैठे होते, आप सब लोग जानते हैं।
हमें अपने समाज को सावधान करना होगा। हमारी बहनें वहां जाएंगी मंदिरों में पूजन करने के लिए, ये वहां अपनी बात बता के उनको बेवकूफ बनाने का काम करेंगे। हमें ज्यादा बड़े पैमाने पर मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी बहनों के साथ जोड़ना पड़ेगा, हमारी माँ को तैयार करना पड़ेगा। हमारी बहुजन सेनिया जो इतिहास उनका गवाह है, इतना बड़ा इतिहास है, माँ सावित्रीबाई फुले से लेके माँ अंतिकाबाई लोधी, माँ झलकारीबाई, माँ पन्नाबाई, इतना बड़ा इतिहास है जिसका कोई तोड़ नहीं। उन वीरांगनाओं को जो आज की वीरांगना उनको तैयार करना पड़ेगा। कुछ यहाँ बैठी है, कुछ घर पे, उनको हमें जाके समझाना पड़ेगा कि इनसे कहो कि अगर वास्तविकता में तैयार करना है तो महिलाओं को सशक्त करो, हर महिलाओं को रोजगार दो। अगर तैयार करना है तो सुरक्षा करो बहन बेटियों की। उत्तर प्रदेश में और देश में जहां तुम्हारी सरकार निगमों बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पाते हो, भाषण देते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हो। आपकी सरकारों में हाथ के साथ क्या हुआ आपने नहीं देखा क्या? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इनकी महिला नेताएं भी चुप थी बिल्कुल, और सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई, कहा कि ये हुआ। देखो किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग करके उन्होंने हमारी बहन को, न्याय को जो है बाधित करने का काम किया। देखा आपने किस तरह से आपके साथ हुआ न्याय का मजाक उड़ा उत्तर प्रदेश में। 3 लोगों को बरी कर दिया और 1 आदमी को सजा, और वो जो धाराएं बैठी थी वो हटा दी। पूरी सरकार खड़ी थी आरोपियों को बचाने के लिए। केवल भीम आदमी के लोग जमीन पर लड़ रहे थे उस समय, आजाद समाज पार्टी के लोग, और उनका दबाव था दिल्ली में कि मुख्यमंत्री को मजबूर होना पड़ा न्याय के लिए, लेकिन फिर भी न्याय के साथ घोटाला किया। याद रखना कि गुंडों को बचा नहीं पाओगे मुख्यमंत्री, मेरी बात को याद रखना। क्या उंगली दिखा के बात करते समय में नहीं हुआ, मैं सदन में वरना देता जवाब अपने लोगों की तरफ से बता रहा कि उंगली कैसे दिखाई जाती। घमंड तो बहुत बड़े बड़े अधिकारियों के दूर थे। मैं इसलिए उत्तर प्रदेश के लोगों को ज्यादा निर्देशित करना चाह रहा था क्योंकि उनके यहाँ पंचायत, उसका नगर पंचायत का चुनाव आ गया अप्रैल में, और आपने देखा जब ये आपके बीच में आया तो आप पूछ रहे थे कि बताओ पिछड़े वर्ग के लोगों को नगर निकाय में आरक्षण न मिले, इसकी तैयारी क्यों करके रखी है आपने? क्यों इतने दिन तक आपने जो है वो ट्रिपल तलाक पास नहीं करवाया? हमें अपने लोगों को समझदार बनाना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। ये हमसे जितने भी वोट के रखते, जिस दिन वोट का अधिकार आप पर नहीं था, ये आपको शूद्र कहते थे, अछूत कहते थे, नीच कहते थे, आपके अधिकारों को उन्होंने छीन रखा था। ये आप जानते इतिहास पढ़ के देखो कि किस तरह परंपरा पुलिसों के नाम पे सती प्रथा, विधवा, तमाम पुलिसों के नाम पे इन्होंने देश की महिलाओं को जो है शोषण करने का काम किया। अरे मेरे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों, अपने दिल पे हाथ रख के पूछो कि सती प्रथा के नाम पे अगर आज सती प्रथा होती और आपके घर में अगर आपके घर में कोई बहन विधवा हो जाती, क्या वो आपकी बहन हो, भाभी हो, माँ हो, उसको सत्फलों में मांग के अगर जलती चिता पे लगाया जाता तो आपके खाते पे क्या बीतती, आपके दिल पे क्या बीतती, आप सोच के देखो। क्योंकि तब हमसे अधिकार नहीं थे, देश का गुलाम हुआ। जब इस देश के बहुजनों को लड़ने का अधिकार नहीं था, हमको हथियार उठाने का अधिकार, तब गुलाम हुआ। आज गुलाम करके दिखा दो। अगर किसी की माँ ने दूध पिला दी ऐसी की, चाहे वो चाइना, पाकिस्तान या कोई सा भी देश हो, जिसको गलत फहमियों को गुलाम बना के दिखा। ये गुलाम तब हुए हम जब इनके हाथ में पावर थी, और हम बहुजन लोगों को, दलित पिछड़े आदिवासी और अल्पसंख्यक लोगों को कहा कि तुम हथियार नहीं उठा सकते हो। आज तो हम अपने हकों के लिए लड़ने को तैयार हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।